हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 10th का चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे पहले भी मैंने इस चैप्टर की 1st से लेके 4th तक वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो। तो ये पार्ट 5th है, इस वीडियो का पार्ट 5th और लास्ट पार्ट है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने लास्ट में पूरे चैप्टर की समरी और इम्पोर्टेंट टर्म्स को भी कवर करवाना है। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। तो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है औद्योगिक जो प्रदूषण हो रहा है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है कि जो हमारे एनवायरमेंट में निम्नीकरण हो रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में इसमें जानेंगे। ऑल्दो इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, noise and resulting degradation of environment that they have caused cannot be overlooked। कहता है कि हालांकि जो भारतीय उद्योगों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास में, ठीक है, डेवलपमेंट और ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। तो इसके बाद भी इसके द्वारा जो बढ़ते हुए पोल्यूशन है ना, ठीक है, जैसे भूमि हो गया, भूमि पोल्यूशन हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ठीक है, एयर पोल्यूशन, हवा पोल्यूशन हो गया, नॉइज पोल्यूशन हो गया, ठीक है, जो तथा पर्यावरण प्रदूषण को नकारा नहीं जा सकता। तो जो इससे प्रदूषण बढ़ रहा है, कहते चाहे इन्होंने हमारे देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया है, पर जो इनसे प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, जो हमारे जो एनवायरनमेंट को निम्नीकरण कर रहे हैं एनवायरनमेंट का, तो उसको हम नकार नहीं सकते हैं। कहता है कि इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो 4 तरह के पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। एयर हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, नॉइज हो गया, ठीक है। हवा हो गया, पानी, जमीन आपका भूमि वाला, और नॉइज जो आपका आवाज पोल्यूशन होता है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण जिसको बोल देते हैं। द पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट। तो इसमें थर्मल पावर प्लांट भी आ जाते हैं। हाँ जी, एयर पोल्यूशन में कहता है कि एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई proportions of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide। तो अनडिजायरेबल होता है अनुचित। हाँ जी, इसका मतलब कि कहता है कि अधिक ज्यादा अनुपात में अनचाही गैसेस, ठीक है, की उपस्थिति, उनकी मौजूदगी होती है, जैसे कि जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड आ जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, ठीक है, वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। तो अनचाही जो गैसों की उपस्थिति होती है, बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें कौन कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड आ गया, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया। तो इनकी बढ़ोतरी के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, एयर प्रदूषण। हाँ जी, आगे कहता है एयरबोर्न पार्टिकल्स मटेरियल्स कंटेन्स बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट, स्प्रेयर मिस्ट एंड स्मोक। तो कहता है कि जो एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं उसमें दोनों ही आ जाते हैं, कंटेन होता है, शामिल होते हैं, सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। सॉलिड पार्टिकल भी इसमें आ जाते हैं और लिक्विड में, जैसे डस्ट हो गया, धूल कण जिसको बोल देते हैं हम। तो मिस्ट होती है धुंध आपकी, ठीक है। तो स्प्रेयर मिस्ट धुंध का छिड़काव, एंड स्मोक और धुआं आ गया इसमें। हाँ जी, कहता है स्मोक इज इमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक केनल्स, refineries and smelting plants and burning of fossil fuel in a big and small factories that ignore pollution norms। कहता है कि जो रासायनिक व कागज उद्योग है ना, ठीक है, ईंटों के भट्टे होते हैं, ठीक है, ब्रिक कैनल्स होता है, ईंटों के भट्टे हो गए आपके। तो रिफाइनरीज जो होती है आपकी, ठीक है, रिफाइनरीज जहाँ पे तेल को सही किया जाए, प्योर किया जाता है, उसमें से अशुद्धियाँ निकाली जाती हैं। तो रिफाइनरीज वो एरिया आ गया आपका। तेल संशोधनशाला इसको बोलते हैं। तो उसके अलावा कहता है कि स्मेल्टिंग प्लांट्स होते हैं जहाँ पे धातु को शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि जीवश्याम बलने के कारण, जो बालन हम यूज करते हैं, लकड़ी वगैरह जलाते हैं घरों में भी, तो ये सभी के कारण
ठीक है। और छोटे और बड़े जो कारखाने हैं, ठीक है, छोटे बड़े कारखाने जो आ जाते हैं सारे इसी में, तो प्रदूषण के नियमों का बोल रहा है कि उल्लंघन कर रहे हैं और धुआं प्रोड्यूस कर रहे हैं, धुएं की उत्पत्ति कर रहे हैं ये। तो ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन कर रहे हैं। और जो नॉर्म्स बनाए हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि पोल्यूशन नहीं करना, तो उन सभी की उल्लंघना कर रहे हैं। हाँ जी, टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी वेरी हजार्डियस होता है, खतरनाक। तो कहता है बहुत खतरनाक होता है विद ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट, तो जिसका असर लंबे समय तक रहता है। कि जो गैसेस का रिसाव होता है, लीकेज होता है, तो उनका खतरा जो होता है उससे वो लंबे समय तक उसका प्रभाव रहता है। एक तो वो खतरनाक होता है, अच्छा बहुत भयंकर होता है, ठीक है। तो हजारियस मीन्स की भयंकर ले सकते हैं यहाँ पे। और जो उसका प्रभाव होता है लंबे समय तक उसका प्रभाव रहता है। आर यू अवेयर ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी एंड अकर्ड, तो आप क्या कहते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में जानते हो ना। तो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या होती, कितने लोग वहाँ पे मारे गए थे, 8th क्लास में अपने चैप्टर में पढ़ा है। तो गैस लीक होने के कारण वहाँ पे ये सारा कुछ हुआ था। तो एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, तो जो एयर पोल्यूशन है उसका बुरा प्रभाव पड़ता है इंसान की हेल्थ के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, बिल्डिंग्स एंड द एटमॉस्फेयर एज आ होल, तो बिल्डिंग के ऊपर भी और पूरे एटमॉस्फेयर के ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी के ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो आगे हमारा आ गया है वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड इन्फ्लुएंस डिस्चार्ज इनटू ए रिवर। इन्फ्लुएंस होता है प्रयुक्त मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज करना, छोड़ देना इनटू ए रिवर में, ठीक है, वेस्ट जो होता है। तो क्या कहता है कि जो जल प्रदूषण है ना, जो उद्योगों द्वारा कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक होता है कार्बनिक, और जो हमारा हो गया इनऑर्गेनिक हो गया हमारा अकार्बनिक, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है उसका वेस्ट होता है, तो बड़ी मात्रा में लाके उसको पानी में छोड़ देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। द मेन कल्प्रिट्स होता है दोषी। तो कहता है कि जो मेन कल्प्रिट्स है, दोषी है इसके, इन दिस रिगार्डिंग आर, तो इसके लिए तो वो पेपर आ गया, एक पल्प आ गया आपका, केमिकल आ गया, टेक्सटाइल एंड डाइंग, जो इंडस्ट्री टेक्सटाइल कपड़े वाली इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है, और डाइंग जो करते हैं कपड़ा रंगाई वाला उसका वेस्ट होता है, पेट्रोल फैक्ट्री रिफाइनरीज वगैरह का वेस्ट होता है, टेनरिंग होता है, टेनर होता है कि जो चमड़ा रंगाई का काम होता है, उसके बाद जो वेस्ट होता है, एंड इलेक्ट्रो प्लांटिंग इंडस्ट्री, तो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज होती है, इलेक्ट्रो प्लांटिंग इंडस्ट्री, उनका जो वेस्ट होता है, दैट लेट आउट डाइज डिटर्जेंट्स, डाइज आपका जो रंग वगैरह हो जाता है, ठीक है, वो आ जाता है डाई में। उसके बाद डिटर्जेंट आगे आपके, एसिड्स आगे, साल्ट एंड हैवी मेटल लाइक लीड एंड मरकरी। उसके बाद जो हैवी जो मेटल्स आ जाते हैं, जिसमें लीड हो गया, मरकरी जो आपका पारा हो गया, पेस्टिसाइड आ गए, कीटनाशक वगैरह, फर्टिलाइजर आ जाते हैं आपके, सिंथेटिक केमिकल विद कार्बन, जिसमें कार्बन होता है, प्लास्टिक आ जाती है आपकी, एंड रबड़ एक्सेट्रा इनटू द वाटर बॉडीज, तो ये पानी में गिरा दिए जाते हैं, जो पानी प्रदूषण का कारण बनते हैं। इतना कुछ पानी में जाएगा तो पानी प्रदूषित होएगा ही ना। तो फ्लाई ऐश, फास्फोर जिम्सम, ठीक है, तथा कहता है कि जो फास्फोर जिम्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग, तो फ्लाई ऐश जो होगी आपकी, ठीक है, ऐश होती है राख आपकी, ठीक है। उसके बाद फास्फोर जिम्सम हो गया, उसके बाद आयरन एंड स्टील स्लैग्स हो गया। जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स होते हैं ना, तो स्लैग्स होता है, उसका जो बचा हुआ रह जाता है वेस्ट जो उसका होता है, उसको स्लैग्स बोल देते हैं। आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन, तो ये सॉलिड वेस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। जो सख्त वेस्ट आ जाता है उसमें ये सारे आ जाते हैं इंडिया में। हाँ जी, आगे थर्मल पोल्यूशन आ गया आपका। ऑफ वाटर occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into a river and ponds before cooling। तो कहता है कि ये कैसे होता है कि जब थर्मल प्लांट्स में जो पानी गर्म होता है, ठीक है, तो उसको क्या कर देते हैं कि वो जो पानी बहता हुआ पानी होता है, पॉन्ड्स का, तालाब्स का, जो भी रिवर्स का है, उसमें गर्म पानी को छोड़ देते हैं,
ठीक है, ड्रेन होता है उसमें मिला देते हैं, तो बिना ठंडा किए हुए उसको गर्म पानी, बहते हुए पानी में गर्म पानी मिला देते हैं। तो उससे क्या होता है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ होता है कि जो पानी में जीव जंतु होते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ पे ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो गर्म पानी में आप किसी फिश को डालोगे तो वो मरेगी ना, तो जो उसमें लाइफ है उसके ऊपर असर पड़ता है इसका। हाँ जी, आ गया वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियस पावर प्लांट्स। तो न्यूक्लियस पावर प्लांट जो बिजली पैदा करने के लिए लगाए जाते हैं, उनका जो वेस्ट निकलता है। न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन, तो वेपन जो हथियार बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में, फैसिलिटीज के लिए, प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर, तो इससे कैंसर का कारण बनता है। बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेज, तो बर्थ डिफेक्ट मीन्स की जो जन्मजात विकार आ जाते हैं बच्चों में, कोई अपंग पैदा होता है, कोई किस तरह का पैदा होता है, तो वो बर्थ डिफेक्ट होता है। जो सही नहीं बच्चे पैदा होते ना, तो उसमें बर्थ डिफेक्ट आ जाता है। मिसकैरेज होता है गर्भपात होना। तो ये कुछ बीमारियां जो हमारे न्यूक्लियस पावर प्लांट लगाने से होती हैं। तो सॉयल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड, तो कहता है कि जो सॉयल है, जमीन और वाटर पोल्यूशन आर दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड है। हाँ जी, कहता है कि डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, जिसमें ग्लास सबसे ज्यादा कांच आ जाता है, हार्मफुल केमिकल हो गए, तो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जो इंडस्ट्री का वेस्ट हो जाता है, ठीक है, औद्योगिक बहाव जिसको बोल देते हैं, पैकेजिंग आ गया, साल्ट आ गया, जो नमकीनपन आ जाता है जमीन में, तो उससे, एंड गार्बेज, तो जो कूड़ा करकट होता है, रेंडर्स द सॉयल अनयूजलेस, मीन्स की जो हमारी जमीन है ना, उसको क्या बनाता है, अनउपजाऊ बना देता है। ये रेंडर द सॉयल अनयूजलेस मीन्स की सारी जमीन को अनउपजाऊ बना देता है, ठीक है। कूड़ा भी बनाता है, अगर साल्ट है, नमक आप सही जमीन में मिला दोगे तो जमीन अनउपजाऊ हो जाती है। रेन वाटर, तो परकोलेट्स होता है रिसाव, परकोलेट्स रिसाव को बोलने, पानी रिस के जमीन में चला जाता है, उसको बोल देते हैं। टू द सॉयल कैरिंग द प्लूटेंट्स टू द ग्राउंड्स एंड द ग्राउंड वाटर आल्सो गेट कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड होता है गंदा हो जाना। तो जब क्या होता है, बारिश वगैरह होती है, ठीक है, रेन होती है, तो जो ऊपर जमीन गंदी होती है उसके ऊपर जब बारिश का पानी पड़ता है, ठीक है, तो वो बारिश का पानी अपने साथ जो जमीन सोख लेती है उसको नीचे जाता है, तो अपने साथ वो सारी जो गंदगी है उसको भी अपने साथ नीचे साथ में ले जाता, और जमीन के जो अंदर वाला ग्राउंड वाटर है ना हमारा, उसको भी कंटामिनेटेड होता है, गंदा कर देता है वो। हाँ जी, नॉइज पोल्यूशन, कहता है नॉइज पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट इन इरिटेशन एंड एंगर, कहता है कि जो नॉइज पोल्यूशन होता है इरिटेशन और गुस्से का कारण ही नहीं बनता है, इट कैन आल्सो कॉज हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स, मीन्स के हेयरिंग इम्पेयरमेंट सुनने शक्ति को भी कमजोर कर देता है। इंक्रीजिंग हार्ट रेट, तो हार्ट रेट को बढ़ा देता है। एंड ब्लड प्रेशर अमंग अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स, ब्लड प्रेशर के साथ और शरीर के विकारों को भी बढ़ा देता है। अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस, कहता है कि जो अनचाही ध्वनि होती है, जो आवाज होती है ना, वो उत्तेजना व मानसिक चिंता का एक स्रोत है, ठीक है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का एक स्रोत है। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गया उद्योग तथा निर्माण कार्य हो गए। उसके बाद मशीनरी आ गई आपकी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जो फैक्ट्री में इक्विपमेंट है उनके चलना, जनरेटर चलने की आवाज आ गई, सा जो आरा होता है जिससे लकड़ी काटते हैं उसके चलने की आवाज आ गई। एंड न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, जो ड्रिल चलती है बिजली से, तो आल्सो मेक ए लॉट ऑफ नॉइज, तो ये भी बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। तो आगे कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, तो इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स की पर्यावरण निम्नीकरण की रोकथाम, ठीक है, रोकथाम किस तरह कर सकते हैं हम। हाँ जी, कहता है कि एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय योर इंडस्ट्री पोल्यूट्स 8 times द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर, कहता है कि जो कारखानों के द्वारा पानी, वेस्ट पानी निकाला जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो 1 लीटर जो गंदा पानी होता है, वहां से निकाला गया पानी होता है, तो 8 गुना स्वच्छ जल प्रदूषित करता है,
ठीक है। एक गुना मीन्स की उससे 8 ज्यादा जो जल है प्रदूषण हो जाता है, स्वच्छ जो होता है। मीन्स की 1 लीटर जल है तो 8 लीटर को पोल्यूट करेगा गंदा पानी वो, 2 लीटर है तो 16 लीटर को करेगा, 3 लीटर है तो उससे आप आगे करके देख लो कि इस तरह वो पोल्यूट करता है, 8 गुना अधिक पोल्यूट करता है। कहता है कि हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस, तो इसको किस तरह कम किया जा सकता है। सम सजेशंस आर, तो इसके कुछ सुझाव दिए हुए हैं। कहता है कि मिनिमाइजिंग यूज वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। तो एक तो जो मिनिमाइज करना, पानी का यूज कम करना चाहिए, ठीक है हमें। तो जो वेस्ट हमारे पास पानी होता है तो उसको रीयूज करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, 2 प्रोसीजर्स में उसको स्टेजेस में निकाल के जितना भी हम उसमें से पानी को यूज कर सकते हैं उसको यूज करना चाहिए, मीन्स कि रीट्रीट करना चाहिए, उसको दोबारा से पानी को साफ करके यूज करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको दोबारा से उपयोग में लाने की जरूरत होती है उसी पानी को। तो आगे लिखा है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट। तो हार्वेस्टिंग होता है कि जल जो वर्षा का जल होता है उसको संभालना, ठीक है, उसको स्टोर करके रख लेना, ठीक है। तो कहता है कि हार्वेस्टिंग टेक्निक यूज करनी चाहिए, तो अपनी जो रिक्वायरमेंट है पानी की उसको पूरा करने के लिए। तो आगे है ट्रीटिंग, थर्ड पॉइंट है ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इन्फ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू रिवर एंड पॉन्ड्स। तो जो पानी होता है, जो गर्म पानी हम छोड़ते हैं, ठीक है, तालाब में, ठीक है, तो उसको ट्रीट कैसे करना चाहिए उसको, तो इसने बताया ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस कैन बी डन इन 3 फेजेस। तो इसको 3 फेजेस में ट्रीट करने के बाद उसमें मिक्स करना चाहिए। मीन्स की जो गर्म पानी नदियों में हम बहाते हैं ना, भेजते हैं, ठीक है, उनका थर्मल प्लांट्स का, तो उससे पहले भी इसको शुद्ध करना चाहिए। तो कहता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स। तो मैकेनिकल मीन्स में आपका आ जाता है यांत्रिक जो मीन्स है उनके द्वारा उसको शुद्ध करना, मीन्स की औजारों के द्वारा, मशीनों के द्वारा उसको शुद्ध किया जा सकता है। बहुत सारी इस तरह की मशीन्स है जिसके द्वारा पानी को ट्रीट किया जा सकता है। कहता है दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीमिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, उसके बाद फ्लक्चुएशंस हो गया एंड सेडिमेंटेशन हो गया। कहता है कि जो इसमें जो गंदे पदार्थ हो उनकी छटाई करना या उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देना, ठीक है, ढकना या तलछट जुमाव आदि शामिल होते हैं। मीन्स की जमीन के ऊपर उनको नीचे बिठा देना। तो बहुत सारे प्रोसीजर है ये, तो इनको करके हम पानी को ट्रीट कर सकते हैं, दोबारा से शुद्ध कर सकते हैं। तो आगे हमारा आ गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा भी इसको शुद्ध कर सकते हैं, मीन्स की जैविक प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, दूसरे नंबर का संशोधन है ये। तो ट्राइटिस ट्रीटमेंट जो 3rd नंबर का ट्रीटमेंट आ गया, बायोलॉजिकल केमिकल के साथ एंड फिजिकल प्रोसेस के साथ इसको चेंज किया जाता है। दिस इन्वॉल्व्स रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। तो रिसाइकलिंग के रूप में वेस्ट वाटर को यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे पानी गंदा हो गया तो उसको वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, उसको शुद्ध करके प्लांट्स को दिया जा सकता है, ठीक है, और किसी पर्पज के लिए उस पानी का प्रयोग किया जा सकता है। कहता है कि ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय द इंडस्ट्री वेयर देयर इज ए थ्रेट टू अ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आल्सो नीड्स टू बी रेगुलेटेड लीगली होता है कानूनी तौर पे। कहता है कि जहां भूमिगत जो जमीन के नीचे वाला जल है उसका स्तर कम है, ठीक है, तो वहां के कहता है कि जो उद्योग है इसको ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, इसका निष्कासन ज्यादा कर रहे हैं, इस पर कानूनी प्रतिबंध लगाना चाहिए, मीन्स की कानूनी तौर पे इसको बंद करना चाहिए। हाँ जी, कहता है कि पर्टिकुलर मैटर्स इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय द फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू द फैक्ट्रीज एंड स्टैटिक पास्पिटेशंस, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रबर्स एंड इनिशियल सेपरेटर्स। कहता है कि हवा में जो ना प्रदूषण को कम करने के लिए
कारखानों में ऊंची चिमनियाँ होनी चाहिए, जो चिमनियाँ ना उनकी वो ऊंची बनानी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि जो कारखानों की चिमनियाँ होती है ना, चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टिक, ठीक है, पास्पिटेशंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पास्पिटेशंस, उसके बाद स्क्रब जो उपकरण है, इसके अलावा गैसीय प्रदूषण जो पदार्थों को, तो हवा में जो प्रदूषण है उसको कम करना, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो वहां पे जो चिमनीज है उनमें से लगा के जो हवा में प्रदूषण है उनको कम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फिटिंग स्मोक स्टैक हो गया, ठीक है। इसके बाद जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पास्पिटेशन हो गया बारिश करके अंदर, ठीक है। तो जो धुआं होता है ना उसमें से प्रदूषण को कम किया जा सकता है। स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्री। तो कहता है कि धुएं को तब भी कम किया जाता है कि ऑयल और गैस की जगह पे, ठीक है, ऑयल का यूज करके, गैस का यूज के कोयले की जगह पे फैक्ट्रियों में। मशीनरीज एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर, मीन्स की मशीनों तथा उपकरणों का कहता है प्रयोग किया जा सकता है। तो जनरेटर में जो बहुत ज्यादा आवाज करता है इसके लिए वहां पे जनरेटर में साइलेंसर हम लगा सकते हैं तो आवाज कम करेगा वो। कहते हैं कि ऑलमोस्ट मशीनरी कैन बी रीडिजाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज। तो कहते हैं इस तरह की मशीनों का प्रयोग होना चाहिए कि जिसमें जो एनर्जी जो है उसकी एफिशिएंसी तो बढ़े, पर उससे दूसरा क्या हो कि उसमें जो आवाज आती है ना वो कम हो जाए। हाँ जी, आगे कहता है कि नॉइज अब्सॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ एयर प्लग्स एंड एयरफोन्स। तो कहता है कि जो आवाज को सोखने वाला मटेरियल की बजाय इसके अलावा हमें एयरफोन्स जो होते हैं, एयर प्लग्स, उनका भी यूज किया जाना चाहिए। मीन्स की जो ध्वनि को सोखने वाले जो उपकरण के इस्तेमाल के अलावा ना, तो हमें जो कान होते हैं हमारे, उस पे शोर नियंत्रण, ये ध्वनि को नियंत्रण करने वाले जो उपकरण है वो भी पहन लेने चाहिए। जैसे ईयर प्लग्स जो होती है जो कानों में डाल लेते तो बाहर वाली ज्यादा आवाज है आपके कानों में नहीं जाती, तो ठीक है, और ईयरफोन्स वगैरह यूज कर सकते कि ज्यादा आवाज आपके कानों में ना जाए। हाँ जी, तो ये हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अंडर यमुना एक्शन प्लांट एट फरीदाबाद में है। तो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट किया जाता है पानी का, सीवेज के पानी का साफ किया जाता है उसको। हाँ जी, आगे कहता है कि द चैलेंजेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट कंसर्न्स। कहता है कि ये चैलेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, रिक्वायर है, जरूरी है इसके लिए कि जो पर्यावरण के साथ आर्थिक एवं एकीकरण आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। सस्टेनेबल की एक चुनौती है कि जो हमारा पर्यावरण है, जो इसकी प्रॉब्लम्स है, इसके साथ आर्थिक एवं एकीकरण आवश्यक है। मीन्स की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विकास की जो चुनौतियों के लिए जो पर्यावरण सचेतना है ना, कि संयुक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। उसके लिए संयुक्त आर्थिक विकास में सभी को मिलके काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। हाँ जी, तो ये NTPC शोज द वे। तो कहता है कि NTPC द्वारा दिखाया गया मार्ग है, उसने बताया है कि किस तरह हम इसको कर सकते हैं। हाँ जी, तो NTPC इज ए मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है इंडिया में। इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन ऑफ EMS इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14001। तो कहता है कि ना इसके पास पर्यावरण प्रतिबंधन EMS 1400 के लिए ISO का प्रमाण पत्र है, ठीक है। इसके पास एक प्रमाण पत्र भी ISO का है। हाँ जी, आगे कहता है कि द कॉर्पोरेशन हैज ए प्रोएक्टिव अप्रोच क्रियाशील अप्रोच है उनके पास फॉर प्रिजर्विंग, बचाने के लिए, द नेचुरल इन्वायरमेंट, कुदरती इन्वायरमेंट को, एंड रिसोर्सेज लाइक, जैसे हमारे कुदरती साधन हो गए, जैसे पानी हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, एंड फ्यूल, ठीक है, ईंधन है जो हमारा है, इन प्लेस
वेयर इट इज सिटिंग अप पावर प्लांट्स। तो यहाँ पे ये पावर प्लांट्स लगा रहे हैं इनको बचाने के लिए, जहाँ पे ये चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है वहाँ पे पावर प्लांट लगा देते हैं ताकि इनको बचाया जा सके। दिस हैज़ बीन पॉसिबल थ्रू, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जो कुछ नीचे उपाय बताए हैं इनको करते हैं तभी ये संभव हो सकता है। हाँ जी, आगे कहता है ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट और टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो कहता है कि आधुनिक तकनीकों पर आधारित जो उपकरण, नए औजार आ गए हैं, नई नई मशीनें आ गई हैं, ठीक है, उनका सही प्रयोग करके तथा जो हमारे पास पहले से टेक्नोलॉजी है उसको भी अपग्रेड करके, ठीक है, हम इसमें सुधार ला सकते हैं। ठीक है, तो जो पुराने नई नई टेक्नोलॉजी का नए जो उनका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आधुनिक जो तकनीक है, ठीक है, उस पर आधारित जो उपकरण है, टूल्स है, उनका यूज कर सकते हैं। जो हमारे पास पुरानी है ना उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसको अपग्रेड कर सकते हैं। आगे आ गया मिनिमाइज वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमम एस यूटिलाइजेशन। कहता कि मिनिमाइज कर देना, कम कर देना, किसको, मैक्सिमाइज एस यूटिलाइजेशन। तो जो कूड़ा करकट है उसको राख में बदल के उसको कम कर देना, मीन्स कि अधिकतम राख का ज़्यादा इस्तेमाल करना, इस्तेमाल कर जो हमारा वेस्ट होता है पदार्थों को न्यूनतम उत्पादन करना, उसका जो उत्पादन है उसको कम कर देना है। हाँ जी, कहता है कि प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर न्यूट्रिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पज व्हीकल फॉर एफोर्टेशंस। तो एफोर्टेशन है वनों की लगाई होता है, दरख्त लगाना। तो कहता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट संतुलन को बनाए रखने के लिए जो हर एक क्षेत्र की सुरक्षा तथा जो वन रोपण है कि दरख्तों को लगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हाँ जी, आगे कहता है कि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कम करना चाहिए थ्रू, तो ये कुछ मेथड दिए हुए, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट होता है, तो ऐश वाटर साइकिल होता है, तो सिस्टम होता है, एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये कुछ सिस्टम है, इनके द्वारा हम इसको कम कर सकते हैं। हाँ जी, कहता है कि इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिव्यू एंड ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। तो सभी जो आपके पावर स्टेशन है का प्रस्तुतिकरण रूम में मॉनिटरिंग तथा समीक्षा करना, ऑनलाइन आंकड़ों को इकट्ठा करना। ठीक है, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करनी है, रिव्यू करना है, उनको देखना है, ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट करना है, इसके सभी लिए जितने भी पावर स्टेशन आ जाते हैं। तो इसके साथ जो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बैक एक्सरसाइज खुद करनी है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कवर करते हैं। हाँ जी, तो अब हम इंपॉर्टेंस पॉइंट को कवर करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट। तो सारे का सारा चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर घूम रहा है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, ट्रांसफॉर्म बदल देता है रॉ मटेरियल कच्चे माल को इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट, एक कीमती प्रोडक्ट में बदल देता है। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था कि 85 रुपये किलो के हिसाब से हम यार्न सूत जो है बाहर बेचते हैं। अगर उसी सूत का हम कपड़ा बना के बेचे तो 800 रुपये किलो के हिसाब से जाएगा। कहाँ पे 85 रुपीज़, कहाँ पे 800 रुपया। तो उसमें क्या होता है कि जो कच्चा माल है उसको एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदल देते हैं। जैसे शर्ट बना दी, उसकी वैल्यूएबल, कॉटन से शर्ट बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बोल देते हैं। तो क्लियर है। तो सारा चैप्टर हमारा इसके इर्द गिर्द घूमता है, एक लाइन में चैप्टर की क्लियरेंस हो गई। तो उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सारा चैप्टर हमारा जो घूम रहा है। पहले मैन्युफैक्चरिंग को देख लेंगे, फिर इंडस्ट्री को भी देख लेते हैं, उसको भी क्लियर कर लेंगे। तो कहता है कि इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, तो कहता है हेल्प इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, आधुनिकीकरण लेके आता है एग्रीकल्चर में। ये कैसे लेके आता है आधुनिकीकरण कि देखो अब शर्ट बनानी है, शर्ट बनाने के लिए कॉटन चाहिए। कॉटन कहाँ पे, खेतों में ग्रो करेगी। अगर इंडस्ट्री चलानी है तो भाई पहले हमें हमारी एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे तभी तो जाके इंडस्ट्री चलेगी ना। इस तरह ये इसके ऊपर डिपेंड करती है और इस तरह एग्रीकल्चर को भी ये प्रमोट करती है अपने साथ। ज़्यादा लोगों को बोलती है कि आप ज़्यादा कॉटन ग्रो करो। ठीक है, उनको एडवांस में भी देना पड़े तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह जो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है एग्रीकल्चर में इसके कारण। और फॉरेनर एक्सचेंज, बाहर वाला पैसा हमारे देश में आ रहा है।
ठीक है, अर्न फॉरेनर एक्सचेंज, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, हमारे देश की इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट हो रही है, ऊपर उठ रही है वो, किसके कारण? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कारण। आगे है फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, तो कौन कौन से फैक्टर है उसके ऊपर असर डालते हैं, ये इसकी लोकेशन के ऊपर, कहाँ पे ये स्थापित होनी चाहिए। तो कहता है कि ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है आपका, एबिलिटीज एंड नियरेस्ट टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, एक तो उपलब्धता होनी चाहिए और नियरेस्ट नज़दीक होने चाहिए, कच्चा माल जहाँ पे इंडस्ट्री लगी हुई है उसके नज़दीक, जैसे कॉटन की इंडस्ट्री है तो कॉटन वाला एरिया उसके पास होना चाहिए जहाँ पे कॉटन ज़्यादा ग्रो करते हैं। तो क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, जैसे जूट इंडस्ट्री की बात कर ले तो वेस्ट बंगाल में चली जाती है, बंगाल में आ गई हमारे, ठीक है, तो क्यों वहाँ पे है? क्योंकि उसका क्लाइमेट वहाँ पे वैसा है, ठीक है। और पावर रिसोर्सेज सच एज कोल, ऑयल एंड वाटर, तो पानी भी चाहिए, कोयला भी चाहिए और ऑयल भी चाहिए उसके लिए, और बिजली भी होनी चाहिए प्रॉपर मात्रा में, तो तभी वो इंडस्ट्री चलेगी। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन भी चाहिए, क्योंकि कच्चा माल लेके आना और तैयार माल लेके जाना, ठीक है। तो स्किल्ड लेबर भी चाहिए, शिक्षक जो होते हैं अच्छे से, जो स्किल्ड लेबर होनी चाहिए, अगर लेबर अच्छे से काम करेगी तो प्रोडक्शन बढ़िया होगा और तेजी से होगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल होती है पूंजी, उसमें पैसा कितना इन्वेस्ट होना है, तो उसके वे ऊपर भी डिपेंड करता है। मार्केट, तो मार्केट तो चाहिए हमें, उसको माल जो तैयार माल है उसको हमें मार्केट में बेचेंगे तभी तो कुछ अर्निंग होगी, ठीक है, तभी पैसा आएगा आपके पास। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज भी इसके अनुकूल होनी चाहिए, ना कि अब पंजाब की हम बात कर लेते हैं, पंजाब में से बहुत सारी इंडस्ट्री पंजाब को छोड़ के बाहर चली गई, हरियाणा में चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उसके अगेंस्ट थी उनके, ठीक है, प्रमोट नहीं कर रही थी उनको, ठीक है। तो कितने लोगों का रोजगार गया, जो इंडस्ट्री बाहर गई उनके कारण। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि जो इंडस्ट्री है उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, ना कि उसको डिमोट किया जाना चाहिए। तो इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए। आगे आ गया जी, प्रोसेस बाय विच आर मिनरल्स इज मेटल्ड टू रिमूव इम्प्योरिटी इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। तो भी ये स्मेल्टिंग वर्ड बार बार आ रहा था, तो ये इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रक्रिया होती है जब मिनरल्स में से क्या किया जाता है, उसकी इम्प्योरिटी को रिमूव किया जाता है, मीन्स की अशुद्धियाँ को, मिनरल्स में से उसकी अशुद्धियाँ को निकालना स्मेल्टिंग कहलाता है, ठीक है। मिनरल्स जो हमारे होते हैं उसमें से अशुद्धियों को निकालने की उनको पिघलाया जाता है, ठीक है। ये प्रक्रिया होती है, जो हमारे पास मिनरल्स है ना उनको पिघलाने के बाद उसमें से जो इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धियाँ होती है, उसको निकाल दिया जाता है, पिघलाने के बाद निकाला जाता है। तो याद रखना उसको क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग बोलते हैं। तो कहता है कि फाइबर फ्रॉम वुड, कोल एंड पेट्रोलियम थ्रू केमिकल प्रोसेस के द्वारा जो फाइबर तैयार होता है, जैसे वुड से, कोल, पेट्रोलियम, थ्रू केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, तो उसको सिंथेटिक फाइबर बोल देते हैं। मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी सिंथेटिक फाइबर की। आगे आ गया हमारा जी, कहता है कि द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश इन मुंबई इन 1854। तो सबसे जो पहली जो सक्सेसफुल मिल, जो टेक्सटाइल मिल, कपड़ा मिल लगी थी इंडिया में, तो वो मुंबई में लगी थी। कब लगी थी? 1854 में। हाँ जी, तो 1854 में लगी थी। आगे आ गया हमारा, चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। तो चाइना स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है संसार में। तो बेंगलुरु इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट जूट मिल, अब देखो पहले हमने टेक्सटाइल मिल देखा था, फर्स्ट जूट मिल वाज एस्टैब्लिश्ड एट रिश्रा नियर कोलकाता इन 1855। तो 1855 में, तो याद रखना 1845 आ गया यहाँ पे मुंबई में, और 1855 में कोलकाता में आ गई थी। वहाँ पे टेक्सटाइल आई थी, तो यहाँ पे हमारी जूट मिल आई थी। इनको आप दोनों डेट्स को कंबाइन कर लेना, तो याद हो जाएगा। 54 और 55, 1854 और 1855। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वाज सेटअप इन चेन्नई। तो फर्स्ट सीमेंट प्लांट कहाँ पे लगा था? चेन्नई में। कब लगा था? 1904 में लगा था। तो क्लियर है, 1904 में। हाँ जी, तो अब इंपॉर्टेंस टर्म्स की नेक्स्ट इसको देखते हैं। तो याद रखना, इसमें से आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन क्लियर करेंगे अगर आप इनको अच्छे से समझते हो। तो कहता है कि इंपॉर्टेंस टर्म्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात कर लें पहले। इंपॉर्टेंस टर्म में से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है? तो कहता है कि द इंडस्ट्री विच कन्वर्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनटू ए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो उसको क्या बोलते हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सिंपल लैंग्वेज में द इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री विच कन्वर्ट, जो बदल देती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को किस में? इंडस्ट्री प्रोडक्ट में। मीन्स कि कॉटन को उसने शर्ट में बदल दिया,
तो क्या हो गया आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गया। उसके बाद बेसिक इंडस्ट्री कौन सी होती है? बेसिक इंडस्ट्रीज ऑफ की इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री और की इंडस्ट्री आएगा यहाँ पे। हाँ जी, कहता है कि बेसिक इंडस्ट्री और की इंडस्ट्री आर दोज इंडस्ट्री, वह इंडस्ट्रीज होती है विच सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर गुड्स, तो दूसरी गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल देती है। बेसिक इंडस्ट्री कौन सी होती है? बेसिक इंडस्ट्री को हम की इंडस्ट्री भी बोल देते हैं, ठीक है। ये सप्लाई करती है, कच्चा माल सप्लाई करती है मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए, अदर गुड्स दूसरी वस्तु बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, तो इसमें कच्चा माल जाएगा, लोहा जाएगा, एल्यूमिनिया जाएगा, ठीक है, तो जाके आगे स्टील बनेगा, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो उसके बाद कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, तो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कौन सी होती है? दीज इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ए प्रोड्यूसर और ए सप्लायर, ठीक है। तो ये जो इंडस्ट्री होती है इसको ऑन्ड किया जाता है और ऑपरेट चलाया भी जाता है किसके द्वारा? प्रोड्यूसर, उत्पादककर्ता के द्वारा, और सप्लायर जो सप्लाई करने वाला होता है, और द रॉ मटेरियल जो रॉ मटेरियल की वर्कर, और बोथ, इसमें वर्कर भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोर इंडस्ट्री इन केरला की इसकी एग्जाम्पल है। हाँ जी, तो कोऑपरेटिव को हम सहकारी उद्योग भी बोल देते हैं, तो याद रखना कोऑपरेटिव को हम सहकारी उद्योग भी बोल देते हैं। दीज इंडस्ट्री आर ऑन्ड, तो जो इंडस्ट्री होती है ऑन्ड होता है मिल्कियत या मालकी, ठीक है, तो एंड ऑपरेटेड चलाई जाती है बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर तो होता है उत्पादक करता, और सप्लायर, ठीक है, सप्लायर और रॉ मटेरियल के द्वारा वर्कर, दो वर्कर भी हो सकते हैं, बहुत इन सभी के साथ। कोऑपरेटिव मीन्स मिलके चलाने वाली इंडस्ट्री हो गई। तो इसमें हमारी कौन सी आ जाती है कि केरल में कॉयर इंडस्ट्री जो है, तो केरल की कॉयर इंडस्ट्री इसमें जाती है। तो उसके बाद हमारी आ जाती थी कंज्यूमर इंडस्ट्री, तो कंज्यूमर इंडस्ट्री इसको खपतकार, ठीक है, इसका कंज्यूमर होता है खपतकार जो होता है चीज़ों की प्रयोग करने वाला, ठीक है। दीज इंडस्ट्री प्रोवाइड गुड्स फॉर द डायरेक्ट यूज ऑफ कंज्यूमर, तो सीधी कंज्यूमर के यूज के लिए वस्तुओं को प्रोवाइड कर देती है, ठीक है। उसके बाद हमारी आ गई कॉटेज इंडस्ट्री, तो कॉटेज इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्री आर द वंस विच आर प्रैक्टिसाइज्ड ऑन ए स्मॉल स्केल इन होम और ए विलेज। तो कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स कि वह उद्योग है जो घरों या गांव में, जो ठीक है, जो घर होते हैं या गांव में छोटे पैमाने पे चलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री चलाई जाती है छोटे पैमाने पे, स्मॉल स्केल पे, होम्स में और विलेजेस में, गांव में, घरों में चलाई जाती है, ठीक है। तो जीडीपी क्या होता है आपका? तो जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये आपने इकोनॉमिक्स में करना है, इसको किया भी हुआ है आपने। इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स की मार्केट वैल्यू होती है, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर, इकोनॉमी में एक साल में जो गुड्स की और सर्विसेज की प्रोड्यूस जो होती हैं, ठीक है, उनकी जो वैल्यू, मार्केट की जो वैल्यू होती है, ठीक है। तो कुल घरेलू उत्पादन जो एक साल के दौरान एक आर्थिक आर्थिकता में पैदा होने वाली जो वस्तुएं होती हैं या सेवाओं का मार्केट मूल्य होता है, तो इसको इस तरह बोल सकते हैं, ठीक है। तो हैवी इंडस्ट्री की बात कर ले, दीज इंडस्ट्रीज यूज हैवी रॉ मटेरियल, तो ये हैवी रॉ मटेरियल यूज करती है जो भारी वाला होता है, एंड मैन्युफैक्चर फिनिश्ड प्रोडक्ट, और उसको बाद उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है। कहता है एग्जाम्पल बात कर ले, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इसमें आ जाती है। तो उसके बाद हमारा आ गया इंडस्ट्री। हाँ जी, इंडस्ट्रीज इज ए एनहेंसमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द रॉ मटेरियल थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ फैक्ट्री। तो जो हमारी इंडस्ट्री होती है, एनहेंस होता है बढ़ावा देना, ठीक है। तो इंडस्ट्री क्या करती है? बढ़ा देती, वैल्यू बढ़ा देती, रॉ मटेरियल कच्चे माल की थ्रू मैन्युफैक्चरिंग, उसको मैन्युफैक्चर करके तैयार करके प्रोसेस ऑफ फैक्ट्री के प्रक्रिया द्वारा, ठीक है। तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री की बात कर ले, दीज इंडस्ट्री आर ऑन्ड बाय बोथ द स्टेट एंड द सम प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट्स और फर्म्स। तो जो ज्वाइंट सेक्टर होती है, ज्वाइंट में जुड़ गई है, ठीक है, इसमें ऑन्ड जुड़ के चलाई जाती है, मिल के चलाई जाती है, ठीक है। इंडस्ट्री आर ऑन्ड बाय बोथ, दोनों के द्वारा, स्टेट भी हो सकती है, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सम प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट भी और फर्म भी इसमें मिली हो सकती है।
हाँ जी, तो आगे हमारा आ गया लाइट इंडस्ट्री। तो दीज इंडस्ट्री यूज लाइट रॉ मटेरियल, तो ये हल्का रॉ मटेरियल यूज करती है। एंड मेक लाइट फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो लाइट हल्का फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाती है इन वेट, जो वेट में हल्का होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक एंड फैंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और फैंस की वस्तुएं होती है, स्विचेस वगैरह हो गए, फैन वगैरह हो गए, हल्का ये मटेरियल बनाती है, तो लाइट वेट यूज करती है। ठीक है, रॉ मटेरियल लाइट यूज करती है, हल्का, और हल्की वस्तुएं बनाती है जो वेट में हल्की होती हैं। उसके बाद हमारा आ गया लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो दीज इंडस्ट्री एम्प्लॉइज आर लार्ज नंबर ऑफ वर्कर इन ईच यूनिट, तो हर यूनिट में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉइज होते हैं, वर्कर होते हैं यहाँ पे। तो एंड हैव लार्ज प्रोडक्टिविटी लेवल, तो बड़े पैमाने पे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल जूट हो गया, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील एक्सेट्रा इसमें आ जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ये हमने देख लिया है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन ए लार्ज क्वांटिटी आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यू और प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये हमने पहले देख लिया है, तो वही लर्न करना है, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है आपकी। तो मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्रीज विच यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज ए रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो वह इंडस्ट्री जो मिनरल्स का यूज करती है, मिनरल्स एंड मेटल्स का यूज करती है रॉ फॉर्म में, कच्चे रूप में, ठीक है, रॉ मटेरियल के, आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी होती है? दीज इंडस्ट्री आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, तो इनको गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा चलाया जाता है। तो एग्जांपल भील हो गया, सियाल हो गया, ठीक है। तो उसके बाद प्राइमरी इंडस्ट्रीज कौन सी होती है? दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को प्रोड्यूस करने वाली आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया, तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कौन सी होती है? दीज इंडस्ट्रीज आर ऑन्ड एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल, तो इसको चलाया जाता है और ऑपरेट किया जाता है ऑन्ड मलकियत द्वारा और कंट्रोल बाय इंडिविजुअल, एक व्यक्ति के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। ये कोई फर्म भी हो सकती है और कंपनीज भी हो सकती है, ठीक है। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज कौन सी आ गई? तो दीज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर गुड्स, ये वस्तुओं को बनाती है, बाय यूजिंग प्रोसेस्ड मटेरियल ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री, तो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो मटेरियल होता है, ठीक है, उसको यूज करने के बाद, ठीक है। तो दीज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर बनाती है वस्तुओं को बाय यूजिंग प्रोसीडेड मटेरियल, प्रोसेस्ड मटेरियल ऑफ द प्राइमरी इंडस्ट्री, मीन्स की जो प्राइमरी वस्तुएं होती है उसका यूज करके, ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट तैयार करती है, ठीक है। दीज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर गुड्स यूजिंग प्रोसेस्ड मैन्युफैक्चर बाय प्राइमरी इंडस्ट्री का जो होता है। तो उसके बाद हमारी आ गई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो दीज इंडस्ट्री इम्प्लाइज स्मॉल, तो इसमें कम लोग काम करते हैं, नंबर ऑफ वर्कर कम होते हैं। इंडस्ट्री इम्प्लाइज स्मॉल नंबर ऑफ वर्कर एंड इन्वेस्ट कैपिटल इनटू 5 करोड़, तो 5 करोड़ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेडीमेड गारमेंट वगैरह की इसमें आ जाते हैं। तो आगे हमारा आ गया लास्ट, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पे इसको हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। एग्रो बेस्ड में कॉटन, वूल आ गया, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबड़, शुगर, टी, जो कॉटन से जो हमें एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट मिलते हैं सारे आगे। तो मिनरल्स बेस्ड आयरन हो गया, स्टील, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, मैकेनिक टूल्स हो गए, तो पेट्रोकेमिकल्स हो गया, तो ये सीमेंट वगैरह इसमें आ जाते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल के आधार पे बात कर लेते हैं। तो इसमें बेसिक और की इंडस्ट्री आ जाती है, तो उसके कंज्यूमर इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री आ जाती है। ये ऑन द बेसिस ऑफ रोल के आधार पे है, तो ये बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पे था, ये ऑन द बेसिस ऑफ मेन रोल के आधार पे है, ठीक है। तो पहली बेसिक और की इंडस्ट्री होती है जिसमें आयरन, स्टील, कॉपर, स्मेल्टिंग वगैरह यूज किया जाता है। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री शुगर, पेपर, स्विंग मशीन, फैंस वगैरह इसमें आ जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल के आधार पे बात कर लेते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पे, क्या पूंजी के इन्वेस्टमेंट के आधार पे, पैसे के इन्वेस्टमेंट के आधार पे। तो इसमें जो आ जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री आ जाती है। तो उसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप मीन्स की मलकियती के आधार पे, मालकी के आधार पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आगे हमारी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री इसमें आ जाती है, भील और सियाल आ गया। उसके बाद इसमें आते हैं प्राइवेट सेक्टर आती की, टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबूर इंडस्ट्री इसमें आ जाती है।
तो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री की बात कर ले, ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल आ गया। तो उसके बाद कोऑपरेटिव सेक्टर अमूल इंडिया, तो ये किस में आ जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, तो बल्क होता है भारी जो माल होता है, ठीक है, और वेट के आधार पे, ठीक है, इसमें बोल देंगे थोक, भार, कच्चे माल और तैयार माल के आधार पे आ जाती है। तो इसमें हैवी इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील वाले, लाइट इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड इंडस्ट्री। तो ये आपने इसको ध्यान से देखना है, तो इसको लर्न करना है। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल पे कौन सी आती है, बेसिस ऑफ मेन रोल के आधार पे, कौन बेसिक मेन रोल के आधार पे, बेसिस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पे, बेसिस ऑफ द ऑनरशिप के आधार पे, तो बल्क एंड वेट और रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड के आधार पे कौन कौन सी आती है। हाँ जी, तो इसके साथ जो हमारा ये चैप्टर 6 कंप्लीट होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाला बटन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।